हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की देख रहे हैं। आज के चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज। आज 10वां चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले कहता है, क्या बताती है प्रशस्तियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, आइए। कहता है, गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका आदि अदा करने जा रहे थे। कौन? एक लड़का है अरविंद नाम का, वह गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका आदि अदा करने जा रहे थे। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। किसके बारे में फ्रेंड्स? समुद्रगुप्त के बारे में। कहाँ मिलता है? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। अगर इसकी रचना की बात किया जाए तो इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। किनके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात की जाए गुप्त वंश की नींव रखने वाले शासक के बारे में, तो आपको जान लेना चाहिए कि श्री गुप्त ने 275 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है। अगर और उनके बारे में बताऊं, मौर्य काल के बाद का जो वंश आया उसे ही गुप्त काल कहा गया है। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल भी इसे कहा जाता है। अगर आप गुप्त वंश में थोड़ा और डीपली जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं, गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। अगर गुप्त वंश की राजकीय भाषा की बात की जाए तो वह संस्कृत थी। और दशमलव प्रणाली की शुरुआत की अगर बात की जाए तो वह भी माना जाता है कि गुप्त काल में ही हुआ था। मंदिर और निर्माण कार्य भी काफ़ी जोरों शोरों से हुई थी इस वक्त। और अगर बताऊं तो बाल विवाह की प्रथा संभवतः कहा जाता है कि गुप्त काल से ही शुरू हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने ये आपको गुप्त काल के बारे में थोड़ा बहुत बताया। आइए आगे देखते हैं। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। क्या अर्थ है? प्रशंसा। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। देखिए, आपने अध्याय 9 में, पीछे वाले चैप्टर में, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैप्टर 9 को नहीं देखा है और चैप्टर 1 से लेकर 9 तक को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर एक टॉपिक है एनसीईआरटी के लिए। और हर एक चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है ये एनसीईआरटी की बुक, खास करके 6 की बुक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। आइए देखते हैं। कहता है, प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। ठीक है, गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। आइए अब देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति मतलब गुप्त समुद्रगुप्त का जो प्रशंसा किया गया था उनके बारे में। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। देखिए, कवि ने इसमें राजा को एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में काफी ज्यादा प्रशंसा किया गया है उनके प्रशस्ति में। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स आप? उन्हें ईश्वर के समान बताया गया है। प्रशंसा करने वालों ने कितना ज्यादा उनका तारीफ किया, उन्हें ईश्वर के बराबर बताया गया। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। आप देखिए, एक आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे किस तरीके से प्रशंसा किया जाता था। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध के मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण
अत्यंत सुंदर दिखता है। सोचिए फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त के बारे में क्या तारीफ की गई थी, इतना कुछ उनके साथ होता है, ठीक है, फिर भी उनके बारे में कहा जाता है कि वो उससे और अच्छा दिखते हैं, वह सुंदर दिखते हैं। तो सोचिए तारीफ का क्या लेवल था उस वक्त। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं, वंशावलियां के बारे में कुछ जान लेते हैं। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। फ्रेंड्स, प्रपितामह को देखकर शायद आप कंफ्यूज कर गए होंगे, उनके बारे में वह क्या होते हैं, तो उन्हें परदादा कहते हैं। परदादा मतलब जो दादा के पिता होते हैं उन्हें प्रपितामह कहा जाता है। पितामह मतलब हो गया कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में जानकारी मिलती है। उनकी माँ कुमार देवी, माँ का क्या नाम था, कुमार देवी। फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में हर एक एग्जाम में 1 या 2 सवाल आता ही आता है, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से उनके बारे में समझना चाहिए। उनकी माँ का नाम क्या था, कुमार देवी, जो लिच्छवीगण की थी, और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। उन्होंने क्या क्या था, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। ठीक है फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में आपको चैप्टर 11 यानी नेक्स्ट चैप्टर में जानकारी मिलेगी। किनके बारे में, कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के बारे में। फ्रेंड्स, मैं अगर आपको बताऊं तो आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। कालिदास जो कि संस्कृत भाषा के महान कवि प्लस आप कह सकते हैं नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की, और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप को काफी अच्छे से दिखाया गया था। ठीक है, अगर उनके प्रसिद्ध जो रचना है उनकी बात किया जाए तो वह है अभिज्ञान शकुंतलम। अगर उनके जन्म के बारे में बात किया जाए तो देखिए, मेघदूत जो उनका एक रचना है, उनके अनुसार उज्जैन के प्रति उनमें काफी विशेष प्रेम उन्होंने दिखाया था, जिस वजह से कि कुछ लोग कहते हैं कि वह शायद उज्जैन के ही निवासी थे। ठीक है, उनको लेकर फ्रेंड्स विवाद है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के बारे में बात किया जाए तो मैं बताऊं, आर्यभट्ट जो थे प्राचीन भारत के महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। क्या थे, महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। अगर रचना की बात की जाए उनकी तो उन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी। इसी ग्रंथ में उन्होंने अपना जन्म स्थान कुसुमपुर बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, कुसुमपुर। अब देखिए सवाल आता है कुसुमपुर कहाँ है, शायद आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं, अभी जो बिहार है, बिहार की राजधानी जो पटना है, पटना का प्राचीन नाम ही कुसुमपुर था। और अगर एक मान्यता की बात की जाए तो उनके अनुसार उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। आइए अब देखते हैं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे। फ्रेंड्स, हर्ष का मतलब क्या होता है आपको पता है, हर्ष का मतलब उल्लास होता है, खुशी होता है। ठीक है, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। ठीक है,
उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। हर्षचरित किस भाषा में है? संस्कृत में। उसे किसने लिखा? तो उनका जो कवि था बाण भट्ट ने लिखा। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें हर्षवर्धन को वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वान, जिनके बारे में आपने चैप्टर 9 में पढ़ा है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में बताया था, काफी अच्छे से उनके बारे में बताया था। ठीक है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उनका विस्तृत विवरण दिया है। फ्रेंड्स अगर हर्षवर्धन के बारे में और कुछ बताऊं तो उन्होंने अपना एक साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, वह अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। उनके बहनोई का नाम शशांक था। उनके मृत्यु के बाद वह बंगाल को भी जीत लिए थे। ठीक है, पहले उनके बहनोई वहां पर राज करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने बंगाल को भी जीत लिया। अगर उनके पिता की बात किया जाए, उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। आपको ध्यान रखना है इस बात को। आइए आगे देखते हैं। हर्ष और हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने थे। कहाँ के? थानेसर के राजा बने थे। अगर अब बात की जाए थानेसर कहाँ है, तो वह कुरुक्षेत्र में है, जो कि हरियाणा में पड़ता है कुरुक्षेत्र, और दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बसा हुआ है। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया, उन्हें जीत लिया। फिर मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशी द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर बात की जाए पुलकेशी द्वितीय के बारे में, तो आपको बताऊं पुलकेशी द्वितीय चालुक्य के नरेश थे, राजा थे। ठीक है, चालुक्य के। उनकी राजधानी की बात की जाए तो राजधानी उनकी बादामी थी। भाषा की बात की जाए वहां की तो कन्नड़ और संस्कृत थी। ठीक है, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशी द्वितीय की प्रशस्तियां देखते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों की राज्य की राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। आगे देखिए, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। मानचित्र 7:105 कह रहा है चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? ऐहोल थी। आइए मैं आपको दिखाऊं ऐहोल कहाँ पर है। देखिए इस जगह पर ऐहोल है। ठीक है, चालुक्य है यहाँ पे, पल्लव है यहाँ पे, कांचीपुरम है यहाँ पर, अमरावती, आपको ये ध्यान रखना है, उज्जैन यहाँ पर, मथुरा इस जगह पे आप देख पा रहे हैं, थानेसर यहाँ हरियाणा मैंने आपको बताया था, दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर दूर में है यह स्थित। ठीक है फ्रेंड्स, आइए धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया था जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पता ही है आपको, राजधानी किसी भी राज्य का राजधानी सबसे समृद्ध होता है। आइए देखते हैं आगे। पुलकेशी द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। ठीक है, उनके बारे में हमें उनकी दरबारी कवि रवि कीर्ति से पता चलता है। रवि कीर्ति के द्वारा जो रचित प्रशस्ति थी उन्हीं से पता चलता है। ठीक है, किनसे? रवि कीर्ति के द्वारा रचित प्रशस्ति से। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशी द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। ठीक है, रवि कीर्ति के अनुसार
उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अकाल्पनिक थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में आपने चैप्टर माफ कीजिएगा, इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हो। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, आइए एक नजर डालते हैं उस पर। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। किनको अपने अंदर वो लेना चाह रहे थे, देखिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या फिर सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों को अपने पास वह रखने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए तथा या फिर कई अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कौन? कवि हरिसेन। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रही अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। पता नहीं फ्रेंड्स आज क्यों ऐसा हो रहा है कि वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, किस बात का हो रहा है खुद भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। देखिए, संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। आइए देखते हैं दक्षिण के राज्यों में सभाएं किस तरह होती थी। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां पर ऊर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। आइए देखते हैं। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत ही स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं उस जमाने में आम लोग किस तरीके के होते थे, क्या करते थे। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। आइए एक उदाहरण देखते हैं।
कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चरित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। कालिदास का जो नाटक है, जो रचे हैं, उनमें अधिकांश राजा और ब्राह्मण बहुत हद तक संस्कृत बोलते हुए दिखाए गए हैं, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत, कौन सी भाषा, प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, मैंने बताया था आपको। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जाता है उनके बारे में बताया गया है। आइए देखिए किस तरीके का। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। देखिए, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, जिसे वह प्यार करते थे, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निकल गई। मछली ने उसे खा लिया अंगूठी को। जब मछुआरा को फिर यह अंगूठी मिलता है, और जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचता है तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इस इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। मतलब राजा खुश होकर इनाम दिए, मगर जो वहां पर पुलिस वाला और द्वारपाल था उन्हें शराब खाना ले गया ताकि वो शराब पिलाकर उसका कुछ पैसा उनसे हड़प पाए। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं चीनी तीर्थयात्री फासियन। फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए यह एक लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के से संपर्क में आने से बचते थे। आइए देखते हैं, एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। आइए देखते हैं क्या सजीव चित्रण किया गया है। देखिए, राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान जिसमें बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियां पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाने वाले साथ चलते रहते थे। ठीक है। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों का जो झोपड़ियां होता था उन्हें हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जुटे बैल इस हलचल भले माहौल में डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते थे, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। मतलब जब उनका काफिला निकलता था तो लगता था कि हाँ, कोई राजा का काफिला निकल रहा है। सारा कुछ साजो सामान हर कुछ उनके साथ चलता था। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं लास्ट में। कहता है, गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई थी? 1700 साल पहले हुई थी। और अगर हर्षवर्धन की शासन की बात किया जाए तो 1400 साल पहले हुई थी। अगर गुप्त वंश की बात की जाए तो गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? समुद्रगुप्त। और उनकी अगर मृत्यु की बात की जाए तो 380 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी और उनके मृत्यु के बाद उनका पुत्र चंद्रगुप्त
द्वितीय राजा बना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 10 नए साम्राज्य और राज्य। फ्रेंड्स इसके बाद एनसीईआरटी 6 क्लास का हिस्ट्री का सबसे लास्ट टॉपिक आने वाला है, 11 चैप्टर का नाम जो 11 होने वाला है, जिसका कि नाम रहेगा इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। और पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स कन्फ्यूजन हो रहा था बताने में, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी आज। तो फ्रेंड्स बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जब नेक्स्ट चैप्टर जब ख़त्म होगा तो आपने इस बुक में चैप्टर 1 से लेकर 11 तक में जो जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा, या वो गुप्त वंश हो, मौर्य वंश हो, या फिर कालिदास के बारे में हो, समुद्रगुप्त के बारे में, जिसके भी बारे में आपने इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स था उनके बारे में एक स्पेशल वीडियो आएगा। अप्रोक्स 10-10 मिनट का हर वीडियो होगा। काफ़ी ज़्यादा आपको उससे नॉलेज मिलेगा, इस चैप्टर को समझने में, इस बुक को समझने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। आप प्लीज़ उस वीडियो को भी देख ही लीजिएगा। अगर कुछ सजेशन देना होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।